नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर मरे हुए डॉक्टरों को स्वास्थ्य महकमे में ट्रांसफर पोस्टिंग दे दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई। मृत डॉक्टरों के स्वास्थ्य विभाग ने तबादले कर दिए हैं। मृत सीएमओ डॉक्टर सुधीर चंद्रा का ट्रांसफर हुआ है। कहां हुआ है वो भी समझिएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तबादलों पर आपत्ति जताई है। तबादलों में तबादला नीति का पालन नहीं किया गया, यह कहना ब्रजेश पाठक का। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे में बड़े पैमाने पर तबादले का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से ट्रांसफर मामले में जवाब तलब किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन से तबादले को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि मौजूदा समय में जो भी ट्रांसफर किए गए हैं उनमें से पूरी तरीके से ट्रांसफर नीति का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते किए गए ट्रांसफर के बारे में कारण सहित विवरण उपलब्ध कराइए। राजधानी लखनऊ समेत तमाम अन्य जिलों के अस्पतालों से बड़े पैमाने पर डॉक्टरों में फेरबदल किया गया है। डॉक्टरों के तबादले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, ट्रांसफर किए गए डॉक्टरों की जगह किसी को अपॉइंट भी नहीं किया गया है, जबकि बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। ब्रजेश पाठक ने कहा, लखनऊ में पहले से ही बड़े और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी रहती है, ऐसे में उनकी जगह पर किसी को तैनात न करना ये गंभीर विषय है। अनूप जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। अनूप का रुख करेंगे। अनूप, स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं कि उनके क्षेत्र में तबादले हो गए हैं। अब मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है अनूप, कि इसमें एक जो मृत डॉक्टर हैं सीएमओ सुधीर चंद्रा, उनकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी गई है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। ये पहला मामला ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम सवाल उठते हैं। ठीक उसी प्रकार से अभी ट्रांसफर नीति को लेकर सरकार ने नियम कायदे कानून बनाए थे कि ट्रांसफर नीति के अनुसार वो ट्रांसफर होगा, लेकिन इस ट्रांसफर नीति के अनुसार तमाम जो ट्रांसफर हुए हैं वो ऐसे डॉक्टरों के ट्रांसफर कर दिए गए जो या तो उनकी 2 डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिन पर विभागीय जांच चल रही है, उनके भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं। दीपेंद्र सिंह डॉक्टर हैं, उनकी 17 जून को मौत हो गई थी। उन्होंने जो अप्लाई पिछले 5 साल से जो लीवर की बीमारी के चलते उन्होंने मनचाहा जो ट्रांसफर मांगा था, 13वीं के दूसरे दिन ट्रांसफर के उनका जो आदेश घर पहुंचता है। अब समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग कितना पीछे है। क्या जो डॉक्टरों की मौत हो जाती है, क्या वो लखनऊ हेड ऑफिस तक नहीं पहुंचती है? क्या उनकी जो वेतन था वो भी रिलीज हो रहा था? ये सब तमाम सवाल ऐसे इस ट्रांसफर नीति पर उठते हैं। अब जो ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाए हैं, निश्चित रूप से जो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। हालांकि अभी कोरोना काल में तमाम सवाल अमित मोहन पर उठे थे, लेकिन काफी लंबे समय से अपने पद पर जमे हुए हैं, लंबी पहुंच रखते हैं, ऊपर तक पहुंच रखते हैं। शायद यही वजह है कि तमाम आईएएस के ट्रांसफर हुए, लेकिन अमित मोहन अपने ही स्थान पर जमे हुए हैं। सरकार की दूसरी योगी सरकार की दूसरी सरकार की लगातार चल रही, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अमित मोहन का कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिप्टी सीएम हो सकता अपने जो विभाग पर पूरी पकड़ ना हो, उनसे मिलजुल कर काम ना हो रहा हो, या उनके हिसाब से काम ना हो रहा हो। अब बखिया उधरती नजर आ रही है अनूप। सवाल मेरा ये भी है, विपक्ष भी निशाना साध रहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर के। उनका कहना है कि कहीं सरकार पीछे कोई और तो नहीं चला रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम तो भाई ट्रांसफर और पोस्टिंग जिस दौरान की गई उस दौरान तो वो राजधानी में मौजूद भी नहीं थे। अब ब्रजेश पाठक ने खुद भी इस पूरे मामले को लेकर के आपत्ति जता दी है। अमित मोहन को अब बयान अपना दर्ज करना है स्पष्टीकरण के साथ में, तो क्या अब इस पूरे खेल का खुलासा माना जाए अनूप? एक स्पष्टीकरण के साथ अब पूरे खेल का खुलासा होने वाला है। देखिए, दबाव अब बिल्कुल पड़ चुका है, क्योंकि अभी आपने पिछली देखा होगा कि
जिस तरीके से जो मेडिसिन है उसका घोटाला सामने आया था और ब्रजेश पाठक ने उठाया था कि तमाम भारी तादाद में करोड़ों रुपए की दवाई का घोटाला हुआ है, उसके जांच के आदेश दिए गए थे। अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ। अब ये ट्रांसफर में जो जिस तरीके से गड़बड़ी पाई गई है, इस पर ब्रजेश पाठक ने स्पष्टीकरण मांगा है। देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी या अमित मोहन प्रसाद उसी सीट पर अपने जमे रहेंगे। क्या ब्रजेश पाठक की अपने विभाग में नहीं चलती है? ये सब ये तो सवाल जो उठते हैं, आने वाला वक्त ही तय करेगा कि क्या जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों को नहीं सुन रहे हैं, क्या अपने विभाग में मंत्रियों की नहीं चल पा रही है, क्या उनके बिना पूछे इस तरीके से ट्रांसफर किए जा रहे हैं, क्या जो डॉक्टर मौत हो जाती वो सूचना लखनऊ तक नहीं पहुंचती है। ये लापरवाही है विभाग की, अफसरों की। अब देखना वाली बात होगी पूजा, क्या इस विभाग पर भी कार्रवाई होगी? जो दोषी हैं अधिकारी, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि घपला है इस पूरे मामले में। आपने सरकार की ओर से चलाई जा रही एक योजना के बारे में सुना होगा, जिसमें बुजुर्ग जो पेंशन ले रहे होते हैं, अगर वो अपना जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर वो जिंदा हैं तो उस बात का उनको प्रमाण पत्र लिखित तौर पर हर साल सबमिट करना होता है एक वित्तीय वर्ष में। अगर वो नहीं देते हैं तो पेंशन बंद हो जाती है। तो क्या ऐसे तमाम कर्मचारियों के लिए जो कुछ ओवर एज हो चुके हैं या फिर 40 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, या जिनकी कुछ मेडिकल समस्या चल रही है, उनके लिए ऐसे कोई नियम नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल अब जो सवालों की फेहरिस्त है वो लंबी है और अब धीरे धीरे परतें खुलती हुई नजर आएंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको वाराणसी से दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का काशी दौरा है। पीएम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं। सीएम अफसरों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। आपको बता दें 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी का रुख करेंगे और वाराणसी का रुख जब वो करेंगे तो माना जा रहा है कि अरबों की सौगात काशी को मिलने वाली है। चमकती काशी और तेज से चमचमाएगी जब प्रधानमंत्री अरबों की सौगात देंगे। आपको बता दें कि अक्षय पात्रा मेगा किचन का निर्माण चल रहा है। इसी तरीके से कुछ एक्सप्रेसवेज हैं जिनका निर्माण चल रहा है और भी अन्य योजनाएं हैं जिनको परवान चढ़ना है और जनता के सुपुर्द करना है। इसीलिए प्रधानमंत्री 7 जुलाई को काशी पहुंचने वाले हैं और 2024 का भी एक एजेंडा है जिसको साधने के लिए लगातार कमर कसती बीजेपी नजर आ रही है। धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? प्रधानमंत्री के दौरे के पहले मुख्यमंत्री का दौरा, और ये दौरा बेहद खास। 7 जुलाई से पहले आज 5 जुलाई को मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, अधिकारियों के साथ में बैठक होगी। क्या अपडेट लेने के लिए मुख्यमंत्री आए हुए हैं या कुछ अन्य कारण भी हैं? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, ने जिस तरीके से दावा किया है कि प्रधानमंत्री के आने के सत्यापन जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया है। अब प्रधानमंत्री को बस आने का इंतजार है और उसके बाद उनके हाथों उद्घाटन और शिलान्यास का जो सिलसिला है वो चलेगा। कहीं न कहीं उन चीजों का सत्यापन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड पे उतरे हैं और वो जिन जगहों पे जाना है प्रधानमंत्री को, उस जगह पे स्वतः पहुंच के वो खुद भौतिक सत्यापन कर रहे हैं कि रोड मैप जो है प्रधानमंत्री के कार्य योजना का वो तैयार पूर्ण रूप से हो गया है या नहीं, कोई कमियां तो नहीं रह गई हैं। खुद वो मौके पे पहुंचे हैं, विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं, उसके बाद रुद्राज कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं, सिगरा स्टेडियम पहुंचे हैं जहां प्रधानमंत्री को जनसभा संबोधित करना है। उसके बाद अब थोड़ी ही देर हाउस पहुंचेंगे, होंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और वाराणसी की जो अधिकारियों का दावा है कि पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया प्रधानमंत्री के आगमन से पहले, उसकी पूरी समीक्षा बैठक करेंगे और गहन अध्ययन करेंगे कि क्या क्या कमियां और खामियां हैं। उसमें अगर कोई कमियां खामियां आती है तो उसको तत्काल प्रभाव से सुधार किया जाएगा और कहीं न कहीं उसको लेके विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री बैठक करके और उसको जानेंगे और अधिकारियों को कहीं न कहीं पॉइंट टू द पॉइंट बताएंगे भी। पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार अपडेट पर नजर बनाए रखिए। तो चलिए चित्रकूट का रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वन महोत्सव के दौरान प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश में 35 करोड़ पौधारोपण अभियान का आगाज किया है। सीएम योगी चित्रकूट में हरिशंकरी का पौधा लगाते नजर आए।
इस दौरान उन्होंने वन महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को नष्ट होते देख रहे हैं हम। आज पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों में चिंता है। उन्होंने कहा कि आज हम न सिर्फ पौधे लगाने का काम करें, बल्कि वृक्षों का संरक्षण भी करें। दुनिया के अंदर एक नाम जो बार बार लिया जा रहा है और पूरी दुनिया जिस पर चिंता कर रही है, वह है ग्लोबल वार्मिंग का, कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने का कारण वनों का आच्छादन कम होना, जहां पर हरे भरे वन हुआ करते थे, आज वहां कंक्रीट के भवन खड़े हो जा रहे हैं। चित्रकूट जनपद के हर घर में हम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, आरओ का पानी आपके घर में पहुंचाएंगे। जो पानी होटलों में एक बोतल की कीमत 15 रुपए 20 रुपए होती है, वह पानी आपके घर में फ्री में भरपूर पानी आपको घर में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, हमें जल संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में आज से पौधारोपण अभियान का आगाज हुआ। इसका शुभारंभ सीएम योगी ने चित्रकूट में किया। पौधारोपण अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी लखनऊ में पौधा लगाकर इस अभियान का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में 35 करोड़ पेड़ लगाने का महाअभियान शुरू हुआ है। ये पर्यावरण के लिए एक अच्छी पहल है। हमें जीना है तो पर्यावरण को बचाना बेहद जरूरी है। आगे कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त लोगों को ऑक्सीजन के लिए कितना परेशान होना पड़ा था, जबकि प्रकृति से हमें फ्री में ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन मुफ्त में जो मिलता है उसकी कीमत नहीं होती। इसके साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार की अमृत सरोवर योजना पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस योजना से जल संचय करने में मदद मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ 5 जुलाई 2005 को राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी संगठन फिदायीन ने हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में 5 आतंकियों को जवानों ने मार भी गिराया था। आज उसी घटना की 17वीं बरसी है। इसके चलते पूरी अयोध्या हाई अलर्ट मोड पर। अयोध्या के सभी एंट्री पॉइंट्स पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों और वाहनों की तलाशी ली जा रही है। उनके सामानों को भी चेक किया जा रहा है। बाहर से अयोध्या में आ रही सब छोटे वाहनों का जगह जगह चौराहों पर चेकिंग की जा रही है। इस संबंध में अयोध्या सर्किल के सीओ डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि जो खास मंदिर हैं उनके आसपास भी सतर्कता बढ़ा दी गई है, सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। आम जनमानस से भी हम अपील कर रहे हैं कि कोई भी अगर आपको संदिग्ध वस्तु नजर आती है तो पुलिस को तुरंत सूचना दीजिए। देखिए, अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग लगातार यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं। जैसा कि आपने बताया, उसको दृष्टि रखते हुए कुछ विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यहाँ पे जितने भी हमारे एलोजन को पॉइंट हैं, वहाँ पे बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति पे लगातार दृष्टि रखी जा रही है कि किसी प्रकार की अवांछित गतिविधियों को यहाँ अंजाम न दिया जा सके। तो आज अयोध्या प्रशासन पर दोहरी जिम्मेदारी है। दोहरी जिम्मेदारी क्यों है वो भी समझिए, क्योंकि आज मंगलवार भी है और 17वीं बरसी भी है। राम जन्मभूमि पर फिदायीन हमला हुआ था। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे साथ में बीएस लाठी जुड़े हुए हैं, संवाददाता है हमारे। बीएस लाठी, ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है इस दौरान, महकमा कितना अलर्ट? जिस तरह से आप बात कर वो है पुलिस के ऊपर है। कल ही इसकी तैयारी समीक्षा बैठक कर ली गई थी। जो प्रदेश के एडीजी जोन है, प्रदेश के एडीजी जोन है, वो भी आए थे, डीजी सुरक्षा भी आए थे, तमाम एडीजी सुरक्षा आए थे, एडीजी पीएसपी आए थे। तो तमाम जो आला अधिकारी थे, कल दिन भर इसी पे सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया था सारे अधिकारियों को, जनपद के उनको बाकायदा ये बताया गया था कि आज ही के दिन, आज 17वीं बरसी है, जो उत्तर प्रदेश के जो बहादुर पुलिस थे, 5 आतंकवादियों को जवाबी कार्रवाई में शहीद हुए थे। आज उसी कार्रवाई में सुरक्षा व्यवस्था के करते हुए सुबह से, चाहे वो डीआईजी हो या एसएसपी प्रशांत कुमार या जिलाधिकारी हो नीतीश कुमार, वो बाकायदा जितने पॉइंट हैं उन पॉइंटों को चेकिंग किया और बाकायदा सबको अलर्ट किया गया। बाकायदा सबकी ड्यूटी लगाएगी कि बाहर से जो भी गाड़ी आएंगी उनको बाकायदा चेक किया जाएगा, उनका आधार कार्ड भी चेक किया जाएगा। और आज मंगलवार है, उसी तरीके से पुलिस प्रशासन
ग्राउंड पर सुरक्षा व्यवस्था का खाका पहले से तैयार किया गया था और आज इसी क्रम में सारे अधिकारी पॉइंट पे मौजूद है। बीएस लाठी, ये भी कहा जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और क्या सुरक्षा जांच के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्षेत्र में? देखिए पूजा, बाकायदा पहले से अगर बात की जाए तो हमेशा अयोध्या रेड अलर्ट पे ही रहती है और आतंकियों के ही रडार पे रहती है। तो यहाँ के जो खुफिया तंत्र हैं या वो अगर बात की जाए तो ये पूरा रेड जोन में आता है। तो पहले से यहाँ खुफिया तंत्र की पूरी गई है और जहाँ जहाँ घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जहाँ प्रशासन को शक है कि यहाँ ऐसा हो सकता है, वहाँ ड्रोन उड़ा के उसकी भी निगरानी की जाती है। जी पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। लगातार फॉलोअप लेते रहिए। तो वहीं दूसरी तरफ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। प्रदेश में शराब की बची दुकानों के आवंटन को लेकर विभाग में प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसमें दोबारा से टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही 5 जनपदों की 20 शराब की दुकानों को आवंटित कर दिया जाएगा। आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र सेमवाल ने कहा है कि प्रदेश में शराब की ओवर रेटिंग को लेकर के भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनमें विभागीय अधिकारी समय समय पर शराब की दुकानों पर छापेमारी करते हुए रेट को चेक करने का काम करेंगे। आबकारी आयुक्त ने कहा कि अगर कहीं पर भी शराब की ओवर रेटिंग पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाने और दुकान को बंद करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। जो हमारी 20 दुकानें जो 43 करोड़ की थी, जो हमारी रुकी हुई थी, उसको हमने निकालने की कार्रवाई को प्राथमिकता दी ताकि जो हमारा वार्षिक लक्ष्य है उसको हम समय रहते प्राप्त कर सकें। जहाँ तक आप ओवर रेटिंग के संबंध में बता रहे हैं तो सभी जनपद के अधिकारियों को और सर्कल इंस्पेक्टरों को ताकीद कर दी गई है कि रैंडमली चेकिंग करते रहें। और आप देख ही रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में जहाँ पे भी ओवर रेटिंग की शिकायतें कंफर्म हुई है वहाँ पे 50,000 से लेकर 75,000 तक के फाइन किए जा रहे हैं। जो भी नियम में प्रावधान है उसके तहत अगर फिर भी इसकी पुनरावृत्ति होगी तो दुकान निरस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही तीर्थयात्रियों की घटती तादाद को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने बड़ा निर्णय लिया है। मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने और बंद करने के समय में तब्दीलियां की हैं। साथ ही आम श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शनों का जो समय है वो 4 घंटे कम कर दिया गया है। पहले जहां सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक बाबा केदार के दर्शन आप कर सकते थे, वहीं अब अगर आप केदारनाथ का रुख कर रहे हैं तो सुबह 5 बजे से लेकर केदारनाथ मंदिर में दर्शन शुरू होंगे और सायकालीन आरती और श्रृंगार दर्शन के बाद रात को 9 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। मानसून सक्रिय होने के साथ ही कम होती यात्रियों की तादाद को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। जैसे मानसून सक्रिय हो गया है, बच्चों के विद्यालय खुलने वाले हैं तो यात्रा काफ़ी कम हो गई है और लगभग 2-3-4 हज़ार तक की प्रतिदिन श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने मंदिर की जो पूजा अर्चना का जो समय है वो भी अब उसमें भी काफ़ी बदलाव किए हैं और हम सभी जो श्रद्धालु हैं उनको गर्भगृह में प्रवेश करा रहे हैं, वहाँ पर वो पूजा अर्चना कर सक रहे हैं। इसके अलावा प्रातः जो 4 बजे मंदिर के कपाट खुलते थे अब वो 5 बजे कपाट खुल रहे हैं और रात्रि को 9 बजे कपाट बंद हो जा रहे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।